नमस्कार, डेली पीसीएसटी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी डे NRLM ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह उन प्लेटफॉर्मों में से एक है जिसके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने से संबंधित विचार आमंत्रित किए जाते हैं। इनमें सामाजिक उद्यम, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, समुदाय आधारित संगठन, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन केंद्रों, निवेशक आदि शामिल हैं। बता दें, डे NRLM प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में से एक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्थायी आजीविका वृद्धि और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करने में सक्षम बनाना है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, पहली बार किसी भारतीय को वाइस राय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान। इस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद अथवा संवैधानिक तानाशाही की संज्ञा दी जाती है। इसके निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं। 1909 के सुधारों से जनता को केवल नाम मात्र सुधार ही प्राप्त हुए। इसके द्वारा सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान के दौरान आंख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? रेटिना, पुतली, पक्षमाभी पेशियां या फिर कॉर्निया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉर्निया। नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग को निकाला जाता है तथा दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्तियों को नेत्रदान द्वारा प्राप्त कॉर्निया के प्रत्यारोपण से ठीक नहीं किया जा सकता है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाला या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी तथा वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग है, वे नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का उनके वर्षानुसार सही क्रम यानी आरोही है? 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 अग्रणी बैंक योजना, 3 नाबार्ड, 4 भारतीय स्टेट बैंक। कूट है 4-3-1-2, 4-2-1-3, 2-3-4-1 या फिर 2-1-4-3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4-2-1 और 3। प्रश्नगत विकल्पों का सही क्रम आरोही है। बैंक योजना और प्रारंभ वर्ष: भारतीय स्टेट बैंक 1955, अग्रणी बैंक योजना 1969, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, नाबार्ड 1982, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है? जैव भू रसायन चक्र, जैव भूगर्भिक चक्र, पारिस्थितिक अनुक्रम या फिर जैवीय चक्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जैव भू रसायन चक्र। पोषक तत्वों तथा महत्वपूर्ण लघु एवं दीर्घ तत्वों के जैविक से अजैविक या अजैविक से जैविक घटकों में गति के फलस्वरूप ही पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का प्रवाह निर्धारित होता है।
इसे ही सामान्यतः जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। पारितंत्र में पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं। एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषण चक्र कहा जाता है। पोषण चक्र को जैव भू रसायन चक्र भी कहा जाता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी संकट के समय किसी राष्ट्रीय नेता ने एक प्रस्ताव के माध्यम से पुरानी वर्किंग कमेटी तथा गांधीवादी नीतियों में आस्था व्यक्त की और सुभाष चंद्र बोस से कहा कि वे गांधी जी की इच्छा अनुसार अपनी नई कार्यकारिणी का चयन करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया, गोविंद बल्लभ पंत या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोविंद बल्लभ पंत। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी समर्थित प्रत्याशी सीतारमैया को पराजित कर दिया। गांधी जी ने इस मुद्दे को अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया। उन्होंने घोषणा की कि सीतारमैया की हार से अधिक यह मेरी हार है। इस दौरान दक्षिण पंथियों ने गोविंद बल्लभ पंत के प्रसिद्ध प्रस्ताव के माध्यम से पुरानी वर्किंग कमेटी में विश्वास व्यक्त किया। साथ ही लगभग 20 वर्षों से अपनाई जाने वाली गांधीवादी नीतियों में आस्था व्यक्त की और सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी की इच्छा अनुसार नई कार्यकारिणी का चयन करें। इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या रखी गई है? ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भविष्य का भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूर दराज तक पहुंच। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। 5 दिन की इस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन महाराष्ट्र में राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। वर्ष 2023 के सम्मेलन का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, अतः विकल्प बी सही है। इसका पहला सेशन 1914 में आयोजित किया गया था। वहीं बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वां सत्र आयोजित किया गया था। बता दें कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस अथवा भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ यानी ISCA भारतीय वैज्ञानिकों की शीर्ष संस्था है। प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसका सम्मेलन होता है। इसका उद्देश्य भारत में विज्ञान को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, जुआरी ब्रिज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में न्यू जुआरी ब्रिज के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है। यह मडगांव पणजी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटालिम गांव में जुआरी नदी पर स्थित है। यह पुल गोवा में बम्बोलिम और वेरना गांवों के बीच लगभग 13.2 किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाली 2530 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का हिस्सा है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मीथेन निम्नलिखित में से किसके वायुमंडल में उपस्थित है? चंद्रमा, सूर्य, मंगल या फिर बृहस्पति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बृहस्पति। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसके अलावा वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अमोनिया गैस भी पाई जाती है। गौरतलब है कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें विद्यमान है। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। वहीं सूर्य का वायुमंडल विभिन्न परतों में पाया जाता है। इसके फोटोस्फीयर में लगभग 90% हाइड्रोजन, लगभग 9% हीलियम तथा 1% भारी तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किससे नहीं लगती है? भूटान, मणिपुर, म्यांमार या फिर नागालैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मणिपुर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल सहित
27 अन्य बुनियादी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसे लोकप्रिय रूप से डॉन लिट माउंटेन की भूमि के रूप में जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। भारतीय राज्यों में इसकी सीमाएं लगती हैं दक्षिण और दक्षिण पूर्व में नागालैंड से, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में असम से। अन्य देशों में इसकी सीमाएं लगती हैं पश्चिम में भूटान से, उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन लगभग 1080 किलोमीटर से और पूर्व में म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में ऑर्किड की 500 से अधिक दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, अतः विकल्प बी सही है। अंतिम प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1983, 1962, 1986 या फिर 1990? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1983। हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के पूर्व कार्यकारी निदेशक और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला ने AERB के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। AERB यानी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15 नवंबर 1983 को किया गया था, अतः विकल्प ए सही है। AERB का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत कुछ नियामक और सुरक्षा संबंधित कार्यों को करना है। इसका नियामक प्राधिकरण परमाणु ऊर्जा अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रख्यापित नियमों और अधिसूचनाओं से लिया गया है। इसका मिशन यह सुनिश्चित करना है कि भारत में आयनीकरण, विकिरण और परमाणु ऊर्जा का उपयोग लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अनुचित जोखिम पैदा ना करें। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सीमा सड़क संगठन यानी BRO किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।